ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम हमारे आज के चौथे सेशन में। डिस्कवर योर सेल्फ के चौथा सेशन जो हमने किया है, चालू कर रहे हैं आज। तीन सेशन इससे पहले हमने ले चुके हैं। लगभग आज को मिला के हमारा एक महीने हो गया है। एक महीने में हमने लगभग तीन सेशन कंप्लीट किए और आज का चौथा सेशन रहेगा। अभी तक के सेशन में हमने क्या क्या चीज समझा है, जस्ट उसका शॉर्ट रिकैप हम लोग करते हैं और फिर आज का हमारा सेशन चालू करते हैं। वैसे आज का सेशन बहुत हेवी नहीं जाएगा या लंबा भी नहीं है, बहुत शॉर्ट लेक्चर है। शॉर्ट लेक्चर रहेगा आज का जो है। और लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारी थोड़ी जर्नी। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि आप लोग कितनी खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं या हम लोग रियल खुशी कहाँ ढूंढेंगे, उस स्टेयर पर हम लोग चढ़ने वाले हैं आज के सेशन से। सो हमने पहले देखा था कि कैसे हम में और जानवर में क्या अंतर है। हमने समझा था कि हम क्वेश्चन कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि पूरी सृष्टि को चलाने के लिए हमने साइंटिफिकली प्रूफ किया था कि सृष्टि को चलाने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही हाई हाई क्वालिफाइड ब्रेन है, उसको हम गॉड बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमने एक और चीज देखा था कि हम कौन है। हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिस प्रकार से यह शरीर ने अभी यह शर्ट पहना हुआ है, उसी तरह आत्मा ने ये शरीर पहना हुआ है। जैसे कुछ समय बाद में शर्ट खराब होने के बाद हम निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह से आत्मा, यह शरीर जब उसके लायक का नहीं रहता तो उसको निकाल के दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। और इसके लिए हमने रीइंकारनेशन की थ्योरी को भी समझा था, रीइंकारनेशन पूर्ण जन्म के बारे में समझा था। और आपने अभी पूर्ण जन्म का थोड़ी सी न्यूज और भी ज्यादा बढ़ रही होंगी। एक पिक्चर आई है, द केरल स्टोरी, जिसमें काफी हमारे संस्कृति के बारे में अपशब्द बोला गया है या बताया गया है कि किस प्रकार से हमें नॉलेज नहीं है, इस कारण से हमें बेवकूफ बनाया जाता है। हमारी संस्कृति के लिए ही हमें ये तक ये नहीं पता रहता कि भगवान कौन है, क्या है। बहुत सारी चीजें जो उसमें शायद दी गई है, जिस कारण से कई फीमेल्स को प्रॉब्लम सहन करना पड़ा। उसमें गलती उन फीमेल्स की नहीं, उन गलती है कि उनको संस्कृति, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट या हमारे माँ बाप ने हमें उस प्रकार से संस्कृति नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप सब तक ये प्रॉपर नॉलेज पहुंचे कि हमारी संस्कृति के क्या महत्व है। और ये चीज को हमने थर्ड सेशन में समझा था कि मैनुअल ऑफ लाइफ हमारा वेदास है। और वेद में जितना चीज दिया हुआ है वहां उतना चीज कहीं पर नहीं दिया गया है। तो वेद को समझने के लिए हमने वेद को समझा था कि वेद में जो पहले लिखा हुआ है वो भी अभी भी हुआ है, और जो होने वाला है वो भी वेद में लिखा हुआ है। इसलिए हम वेद को समझते हैं, वेद को मानते हैं। और किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमने तीन लिए थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों गलत है, क्योंकि वह हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं। इंद्रिया हमारी इम्परफेक्ट है, हमारी आंखों की लिमिटेशन है, हमारी कानों की लिमिटेशन है, हमारी सूंघने की, हमारी टेस्ट की। जिस कारण से इम्परफेक्ट सेंस होने के कारण हम लोग गलतियां कर इल्यूजन में रहते हैं, भ्रमित होते हैं। और भ्रमित होने के कारण हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, और गलती को छुपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं। तो इसलिए ये गलत होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से नॉलेज लेना। उसके बाद हमने समझा था अनुमान प्रमाण, गेस करना, स्पेकुलेशन, कॉक कॉक करना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। ये कॉक कॉक करना ये भी गलत है। ये चीज भी हमने समझा था लास्ट सेशन में। डार्विन थ्योरी जो कहता है कि मेरे जो पूर्वज है वो बंदर थे, उस चीज को भी हमने अप्रूव किया था कि ये गलत है करके। एनसीईआरटी ने भी उसको अभी खत्म कर दिया है। आगे चल के हर तरफ से डार्विन थ्योरी खत्म हो जाएगी। किस प्रकार से डार्विन बेवकूफ बनाता था कि भालू से मछली बन गई, या जिराफ की उचक उचक के जिराफ ने अपनी मुंडी ऊपर कर लिया। ये चीज को भी हमने समझा था। आज हम उसी को आगे लेते हुए जाएंगे, उसी चीज को समझेंगे वेदास के, कि वेदास को अब उपयोग कैसे करना है, क्या हमको इसमें सही में उपयोग करने लायक है क्या वेदास। तो इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। अभी देखिए, हमने जब उस टाइम क्वेश्चन एक पूछा था कि आप में से कितने लोग बोलते कि हैप्पीनेस, खुशियां कितनी चाहिए, तो कईयों ने आंसर दिया था कि अनलिमिटेड खुशी चाहिए हमको। हमको अनलिमिटेड खुशी चाहिए। और जो हमको सफरिंग है, मतलब तकलीफ है, वो कितनी चाहिए। तो किसी ने नहीं बोला था थोड़ी सी तकलीफ चाहिए हमको, बाकी खुशियां चाहिए। सबने बोला था हमको जीरो तकलीफ चाहिए और खुशियां अनलिमिटेड चाहिए। और हर कोई ऐसा ही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसे 1% भी तकलीफ हो, लेकिन उसको तकलीफ हो रही है। बल्कि यहाँ पर कई इन तकलीफों को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन से तकलीफ सॉल्व नहीं हो रही है। जैसे मान के चलिए, आपको कुछ
कहीं यहाँ पर चेहरे पर या कहीं पर भी हाथ पैर में कुछ जख्म हो जाता है, एकदम ऐसा जख्म हो जाता है, तो अभी वो जख्म जब लगता है हमको, तो जख्म आपको सपोज मुझे यहाँ जख्म लग गया और कोई मेरा दोस्त आके बहुत उसमें मतलब अंगार मतलब आग लगती है, एकदम जलन देता है, बहुत ऐसा तड़पता है, तो कोई दोस्त आके उसमें उसमें फूंक मारता है, जब उसमें ठंडी ठंडी फूंक मारता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगेगा कि जख्म था तब मुझे दर्द दे रहा था, लेकिन मेरा दोस्त जब फूंक मार रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या उसका, कि अगर वो दिन भर फूंक मारते रहेगा, मैं मतलब मेरा जख्म है तो दिन भर फूंक मारते रहेगा, फूंक मारते रहेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, वो फूंक नहीं मारेगा मुझे तकलीफ होगी, इसलिए फूंक मारने के लिए मुझे जख्म को जख्म को दर्द ना दे इसलिए फूंक मारना चाहिए। परंतु क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नहीं, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा उस जख्म को साफ करने के लिए, जख्म को क्योर करने के लिए, तब जाके मेरे को पूरी तरीके से राहत मिलेगी उस जख्म से। उसी प्रकार से एक बार क्या होता है, हमारे घर में एक अ, एक एक हमारे घर में जो सोफा है उसमें एक चूहा मर जाता है, एक चूहा मर जाता है। सो क्या होता है, जब वो मरता है तो कुछ गंदी स्मेल आती है। अभी स्मेल आती है तो हम देखते कहाँ से आ रही, पर समझ नहीं आता है कहाँ से आ रही है। सो घर में क्या कहते हैं कि रूम फ्रेशनर मारते हैं, रूम फ्रेशनर मार के तो वो स्मेल फिर चले जाती है। तो रूम फ्रेशनर के कारण वो स्मेल चले नहीं जाती और स्मेल छुप जाती है। अभी वो स्मेल जब रूम फ्रेशनर की जो लिमिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है, वो गायब हो जाती है रूम फ्रेशनर, तो फिर से वो स्मेल आना चालू होती है, तो फिर से हम रूम फ्रेशनर मारते हैं, फिर से अच्छा लगता है। थोड़े समय बाद में क्या होता है, ऐसा समझ आता है कि यार ये बार बार रूम फ्रेशनर मारना है तो सुगंध आती है, बाद में फिर दुर्गंध आती है। तो फिर तलाशी ली जाती है कि कहाँ से आ रही है। तब बहुत छानबीन करने के बाद में पता चलता है कि सोफे के अंदर एक चूहा मरा हुआ है। फिर कैसे, तो उसको चूहे को निकाल के फेंका जाता है बाहर। जब उसको बाहर फेंकते हैं तब पूरी तरीके से हमारे को दुर्गंध खत्म हो जाती है, फिर दुर्गंध नहीं आती, फिर रूम फ्रेशनर की भी आवश्यकता नहीं लगती है। सो रूम फ्रेशनर इज इक्वल टू टेम्पररी सॉल्यूशन, बट चूहे को बाहर फेंकना इज परमानेंट सॉल्यूशन। तो हमको क्या चाहिए, डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशन। लास्टिंग सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके बाद कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। वो प्राप्त हो गया तो हमको 100% सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, हमको 100% हैप्पीनेस मिल गई। तो हम आज ऐसे सॉल्यूशन को निकालने की, कहां से हमको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए उसका काम नाम है डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशन। तो हमने ये चीज को समझा कि मॉडर्न मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न साइंस अभी तक के हमको सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन दे पाया है, सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन दे पाया है। लेकिन वेदांत जो है वो ही एक ऐसा है जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देता है, परमानेंट सॉल्यूशन वेदांत हमको देता है। सो इसी चीज को हम लोग आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये वैशाली जी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। सो डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशन, पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग। हाँ, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो हमारी पूरी सफरिंग्स को खत्म कर दे, ऐसा सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन कहाँ है? तो हमने देखा था कि वेदास को अगर हम मानेंगे तो हमको कहीं ना कहीं सब चीज का सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन मॉडर्न साइंस ऑफर्स ओनली स्टॉप गैप सॉल्यूशन, मतलब थोड़े समय के लिए आपको राहत मिलेगा, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। जैसे अभी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो क्या करेंगे, फैन ऑन करेंगे, फैन से भी गर्मी नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे, कूलर ऑन करेंगे, कूलर से भी गर्मी नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे, एसी ऑन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारी गर्मी खत्म नहीं कर रहे, गर्मी से राहत पाने के लिए हम सिर्फ ऑन कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद में फिर से वो आ जा, वो खत्म नहीं हो रही है, गर्मी खत्म नहीं हो रही है, गर्मी एज इट इज है, हम सिर्फ उससे बच रहे थोड़ा थोड़ा समय के लिए। इस चीज को और डिटेल में समझेंगे। लेकिन वैदिक जो ऑफर करता है हमको परफेक्ट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होता है, जो हमारी हर एक सफरिंग को स्टॉप कर देता है, हर एक सफरिंग को। लेकिन
प्रश्न एक उठता है कि हमारी प्रॉब्लम्स है क्या, तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक समझेंगे, आज 3 ही टॉपिक हम समझने वाले। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है क्या, दूसरा हम समझेंगे टेम्पररी सॉल्यूशन, साइंस जो है वो कैसे टेम्पररी सॉल्यूशन है, जो साइंस के जो सॉल्यूशन है वो पूरे टेम्पररी है, कुछ समय के लिए रहते हैं वो। और तीसरा हम समझेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन वैदिक कैसे देता है, वैदिक विजडम से हम कैसे परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज को हम समझेंगे। सो नाउ रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अभी सपोज हम किसी से पूछते हैं कि भाई तेरी प्रॉब्लम्स क्या है, तेरे को प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में, वो क्या बताएगा मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। किसी से भी आप पूछोगे तो क्या प्रॉब्लम बताएगा, क्या क्या लगता है आपको ये प्रॉब्लम्स क्या बताएगा। कोई बता सकता है कि अगर इससे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति है नर्वस सा बैठा हुआ है, इससे पूछेंगे तेरी प्रॉब्लम्स क्या है, तेरे को क्या प्रॉब्लम्स है भाई लाइफ में, तेरे को क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप कोई बताएगा कि कोई क्या आंसर देगा ये, कोई भी, ऐश्वर्या जी, जागृति जी। स्टडी में प्रॉब्लम। ओके, वो बोलेंगे स्टडी में प्रॉब्लम है। गुड, एक एक प्रॉब्लम को स्टडी में प्रॉब्लम, और क्या बता सकता है वो। घर की टेंशन। यस, घर की टेंशन होंगी, कुछ ना कुछ होगा उसको, घर में टेंशन होगा, एक प्रॉब्लम्स और बता सकता है। तो हो सकता है उसको स्टडी हो गई होंगी तो जॉब नहीं लग रही होंगी, जॉब की प्रॉब्लम होंगी। तो ऐसी कई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बता सकता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है। यस, रोहित जी। ओके, सो देखिए वो क्या क्या प्रॉब्लम्स बता सकता है। देखिए अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो आप यही प्रॉब्लम्स बताएंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। मेरी हेल्थ नहीं है, मैं प्रॉपरली फिट नहीं हूँ, मुझे जॉब नहीं लग रही है, या मेरा स्टडी खराब हो रहा है, या घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं है, आर्थिक परिस्थिति खराब है मेरी, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ की। तो इसके रिलेटेड ही प्रॉब्लम होंगी। परंतु हम लोग यहां बात कर रहे प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ मतलब जिसकी भी लाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम्स होना। अभी इसको जॉब नहीं है तो वो इसकी प्रॉब्लम्स है, शायद जिसकी जॉब है उसके लिए जॉब वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके घर में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन सबके घर में फैमिली प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है। इसके पास में आर्थिक परिस्थिति इसकी खराब है, लेकिन हो सकता है किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो इसके लिए प्रॉब्लम्स है वो सबके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर वो अच्छा नहीं दिखता, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता, तो हो सकता है बाकी लोग अच्छे दिखते होंगे, तो अच्छा नहीं दिखना ये मेरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अच्छा, सामने वाला अच्छा दिख रहा है उसके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं गरीब हूं वो अमीर है, तो गरीब होना ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम्स अमीर है तो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती जो उनकी है और मेरी नहीं है। प्रॉब्लम्स ऐसी होना चाहिए लाइफ की, हर एक जीव के लिए सेम प्रॉब्लम्स हो। हम रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ उसी को कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जो सबके लिए हो। देखिए, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके हम उसे कहेंगे कि वो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है। जैसे जैसे आर दिस, क्या ये आगे देखते हैं हम। 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तब जाके हम मानेंगे कि यस ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, अन्यथा वो प्रॉब्लम्स नहीं है। पहली, इट इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए प्रॉब्लम्स होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है। अगर मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, जॉब नहीं लगना प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास तो जॉब है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ऐसी होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो। कोई भी वो प्रॉब्लम को चाहता नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे प्रॉब्लम मुझे नहीं होना, ये प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं होना, मैं चाहता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम हो। और ऐसी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम को कोई अवॉइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम्स बनी हुई है ना, वो रियल प्रॉब्लम्स है वो, कि ऐसी प्रॉब्लम जो सबके लिए समान हो, वो कोई भी उसको नहीं चाहता हो, और कोई उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा है, कोई उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती होंगी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सबके लिए हो, कोई भी नहीं चाहता हो, और कोई उसको रोक नहीं पा रहा हो। कितने भी बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट आज तक के उस प्रॉब्लम को रोक नहीं पाया है,
कितने भी बड़ा सा बड़ा, कोई बता पाएगा कोई कौन सी है? यस, कोई भी बोल सकता है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? यस, ऐश्वर्या जी, साक्षी जी, कोई भी, या कोई भी और भी जो भी है स्क्रीन में देख रहे हैं, कोई बता सकता है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी जो कोई नहीं, मतलब कॉमन है सभी के लिए? यस, डेथ। ओके, ग्रेट। डेथ ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई नहीं चाहता लेकिन सबको ही आना है। इट्स वेरी ट्रू। डेथ ऐसी प्रॉब्लम, यस, एक प्रॉब्लम ने डिस्कवर करे। ऐसी चार प्रॉब्लम है, ऐसी चार प्रॉब्लम है जो कोई नहीं चाहता लेकिन वो सबको आना ही है। तो और एक और तीन बची हुई है, फोर प्रॉब्लम है। तो डेथ एक कवर हुई ऐश्वर्या जी से, क्या और कोई भी बता सकता है? वैशाली जी या फिर कोई भी, शेफाली जी, किट्टू जी, विजय जी? प्रभु जी दुख। वर्ल्ड एज। प्रभु जी दुख। दुख, तो यस, दुख, दुख ही तो प्रॉब्लम है। दुख मतलब ही इक्वल टू प्रॉब्लम। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा दुख है आप? हाँ, वो सुख की प्राप्ति में रहता है, दुख कभी ना आए ऐसा सोचता है हाँ, कभी लेकिन भी वो, कोई भी। उसको फिर भी दुख आते रहता है। तो किस चीज से ऐसा दुख आता है उसको? सबसे बड़ा दुख क्या है? ऐसे चार प्रॉब्लम्स, ऐसे रियल प्रॉब्लम जो कोई अवॉइड नहीं कर पा रहा है पर आना ही है उसको। वैशाली जी, आप कुछ कहे थे? वर्ल्ड एज। ओल्ड एज, यस, करेक्ट, ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसी है, देखो, बुढ़ापा भी कोई नहीं चाहता लेकिन उसको भी आना ही है। और कोई? चलिए, इसके लिए ना मैं एक स्टोरी भी लेता हूँ। क्या होता है, लॉर्ड गौतम बुद्ध को आप हर कोई जानता होगा, है ना? गौतम बुद्ध को जानता होगा। जब वो गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। सो उनका जब जन्म हुआ था तब ज्योतिषी ने कहा था कि वह आगे चढ़ के अगर ये लाइफ को जान लेंगे तो लाइफ को जानने के बाद में वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो इसलिए उनके पिताजी ने, काफी रीच थे, तीन टाइप में थे, तो उनके पिताजी ने उनको, जब से उनका जन्म हुआ था तब उनको एक ही महल में रखा था, ऐसी जगह रखा था जहां पर वह लाइफ, जो बाहर की कोई भी तकलीफ को नहीं देखते थे। उनके पास में जो लोग थे सर्व करने के लिए, वो एकदम तंदुरुस्त फिट रहते थे। कोई भी, जिसको भी बीमारी होती थी, तकलीफ होती थी, बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति उनके पास में नहीं आता था। कोई व्यक्ति मरता था तो उनको कोई खबर नहीं होती थी, मरना क्या है उनको पता ही नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको पता ही नहीं थी। उनको ऐसे ही कमरे में रखा गया था, ऐसे ही घर में रखा गया था। उनको स्टार्टिंग से सिर्फ सुख सुविधा ही दी गई थी। लेकिन जैसे वो बड़े हुए, उनने जिज्ञासा करी, बहुत जीत करी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो एक बार उनको एक मंत्री के साथ में बाहर भेजा गया। मैं स्टोरी को बहुत शॉर्ट किया हूँ, बहुत कुछ होता है इसमें। उनको एक मंत्री के साथ में भेजा गया, बाहर भेजा गया। और भेजने के बाद में उनको पूछा गया, उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन को देखा। उन्होंने देखा कि एक वुमन है, उसका पेट फूला हुआ है। तो उन्होंने अपने साथ में जो मंत्री आया था उससे पूछा कि इनका पेट क्यों फूला हुआ है इतना, ऐसा क्या हो गया? तो बोले वह गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट है इसका मतलब क्या होता है? तो बोले कि उसके अंदर बच्चा है, बेबी है उसके अंदर, जो पल रहा है अभी। तो बोले उसके अंदर बेबी बेटा क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है वो? तो बोले बाहर आएगा, उसको 9 महीने लगेंगे। तो क्या बोले 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहेगा? हाँ, 9 महीने तक बच्चा पेट में रहेगा और 9 महीने के बाद में बाहर आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? तो बोले यही प्रोसेस है जन्म लेने की। हर किसी को ये 9 महीने की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तुम भी अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहे थे, 9 महीने तक माँ के गर्भ में बैठे हुए थे, और उसके बाद में बाहर आए। तो फिर वो सोचने लगा कि 9 महीने तक मैं गर्भ में था, मतलब एक ही जगह पर 9 महीने। एक दिन हम एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, 9 महीने तक हम एक ही जगह पर पड़े हुए थे। और उस चीज को और भी समझेंगे, पर वो सोचने लगा, उसके विचार आने लगे गौतम बुद्ध के, 9 महीने तक कैसे कोई एक जगह रह सकता है, ये तो सही में बहुत दर्दनायक है। तो ऐसा कहने लगा। उसके बाद में वो आगे गया तो उसने देखा कि उसे एक व्यक्ति बहुत खांस रहा है, बहुत कफ कर रहा है, बहुत उसको वोमिटिंग हो रही है, कफिंग कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बीमार टाइप में लग रहा है वो। तो बोला कि ये व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया है, ये जो खांस रहा है, इतना वोमिटिंग कर रहा है? तो बोले इसको डिजीज है, इसको प्रॉब्लम है।
इसको XYZ प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बोले प्रॉब्लम, उसको तकलीफ है, बीमारी है उसको। बीमारी ये क्या होती है? बीमारी एक ऐसी चीज है जो सबको आती है, सबको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो उसको भी कुछ बीमारी है, उसमें दर्द होता है। बोले ये ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। फिर वो जो आगे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी आदमी था। तो बोले ये इसके सफेद सफेद बाल बाल है और इसकी इसकी स्किन इतनी झुर्रियां क्यों आ गई है? बोले ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा? ये कौन से प्रजाति के व्यक्ति है? ये प्रजाति के नहीं है, ये हम ही लोग हैं जो कुछ समय बाद में बूढ़े हो जाएंगे। तो क्या मेरे भी बाल सफेद होंगे और मुझे भी झुर्रियां आएंगी? हाँ ये तो सबको ही आना है। दैट इज बुढ़ापा, ओल्ड एज। फिर जब आगे गया तो आगे उसने देखा कि चार कंधे पर लोग लेके जा रहे हैं एक व्यक्ति को, और चार चार कंधे पर लेके जा रहे हैं और डंग 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 डगाड़े बज रहे हुए। तो बोले ये क्या हो रहा है? ये व्यक्ति सोया है और ऐसे लेके क्यों जा रहे? अरे ये इसका अंतिम समय है, अंतिम संस्कार हो रहा है, ये उसको लेके जा रहे हैं। ये उसको लेके जा रहे हैं, ये उसको लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। मर गया है, मर गया है। मतलब अभी हम जी रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब हम मर जाएंगे। तो क्या हम सबको मरना है? यस, हम सबको मरना है। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो गौतम बुद्ध को जब ये पता चलता है तो उसके बाद में उनका दिमाग घूम जाता है, उसके बाद में वो अपने सन्यास की प्रोसेस चालू करते हैं। घर से फिर आगे की प्रोसेस होती है, काफी स्टोरी है। सो फोर रियल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी? तो एक है बर्थ, जन्म, ये भी प्रॉब्लम्स है, इसको समझेंगे और कैसे प्रॉब्लम्स है। ओल्ड एज, बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता। कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि यस मुझे बुढ़ापा बनना है, मेरी झुर्री आ जाए, सफेद बाल आ जाए। एक सफेद बाल किसी को परेशान कर देता है। मेरा एक सफेद बाल है, तुरंत जाता है उसको काले करने की कोशिश करेगा, डाई करेगा। झुर्रियां आती है तो उसको उसके लिए क्रीम लगाएगा, अलग अलग कॉस्मेटिक यूज करेगा। सो डेट मीन्स ओल्ड एज इज ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको आती है और कोई इसको चाहता नहीं है। डिसीज, बीमारी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलेगा हाँ मुझे तकलीफ हो जाए, मुझे कफ होना चाहिए, मुझे खांसी होना चाहिए, मुझे सर्दी होना चाहिए, सॉरी जुकाम होना चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, हर किसी को ये होना ही है। लेकिन डिसीज और लास्ट डेथ, कोई नहीं चाहता मरना, पर सबकी मृत्यु निश्चित है, सबको मरना ही है। ये एक प्रॉब्लम को समझते हैं। सो कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, वन हु कैन परसीव बर्थ, ओल्ड दैट ओल्ड एज एंड डिसीज आर हैज रियल प्रॉब्लम इज इन नॉलेज। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ यह प्रमुख प्रॉब्लम है, वह एक्चुअल में नॉलेजेबल पर्सन होता है। यह भगवत गीता में कृष्णा कह रहे हैं। बर्थ, बर्थ को समझते हैं। जब हमारा जन्म होता है सो एक्चुअली हम लोग एक माँ के गर्भ में एक पॉलिथीन में पैक होते हैं। किसी का एक पॉलिथीन में हम लोग पैक होते हैं। 9 मंथ्स तक के एकदम एक अंधकार में रहते हैं, पूरी तरीके से अंधकार रहता है और अंधकार में हम पड़े हुए रहते हैं। सोच के देखिए, अपने आप को महसूस करिए, आप अभी एक रूम में आपको बंद कर दिया गया है, तो वो रूम में लिमिटेशन है और आपको जकड़ के रखा गया है। आप लिमिटेड हाथ उठा सकते हो, लिमिटेड पैर उठा सकते हो, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। आपको जो माँ के गर्भ में अलग अलग फायर्स आती है, वो फायर से आपको परेशानी झेलना पड़ता है। 8 या 9 प्रकार की फायर्स रहती है। आपको मतलब आप एकदम जकड़े हुए रहते हो, आपको हाथ ना उठाना ना पैर उठा सकते हो, कुछ भी नहीं, इतना प्रॉपरली आप फ्री नहीं होते, फ्रीडम नहीं रहता आपको वहां पे। आप वहां के जितने देखो, हमारे पेट में अलग अलग बैक्टीरिया है, जितने बैक्टीरिया रहते हैं उनको भूख लगती है, तो वो बच्चे को टोस्ट टोस्ट के खाते हैं। और उसी पॉलिथीन में चाइल्ड जब खाना चालू करता है तो उसी पॉलिथीन में उसको वो यूरिन और स्टूल दोनों पास करता है, मल मूत्र वहीं पर विसर्जन करता है। आप सोचिए एक ही रूम में आप पड़े हुए हो और वहीं पर आपको मल त्यागना है और मूत्र विसर्जन करना है उसी, और 9 महीने तक। तो ये परिस्थिति हमारी होती है। एक वीडियो देखेंगे हम लोग।
सो गॉट इट, समझ आया कि किस प्रकार से हमारे को प्रॉब्लम्स आती है जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो बहुत आराम से रहते हैं, उसमें भी हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। माँ जितना तीखा मीठा खाएंगी सब हमको वो सहन करना पड़ता है। हर समय वो ओम्स हमको, वहाँ छोटे छोटे जो बैक्टीरिया कीड़े रहते हैं उनको काटते हैं, रहते हैं, खाते रहते हैं, उनको भूख लगती है जैसे। सो उसके बाद में जब हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं मुझे यहाँ बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, तो फिर हम लोग निकल के बाहर आने की कोशिश करते हैं। दैट इज टाइम, वो टाइम रहता है, डिलीवरी का टाइम रहता है। सो बर्थ ये एक प्रॉब्लम है। नाउ ओल्ड एज, अभी ये देखिए कितनी भी खूबसूरत एक एक्ट्रेस या एक्टर क्यों ना हो, उस समय के बाद में वो बूढ़ी होना ही है उसको। पहले कैसी दिखती थी, ये अभी कैसी दिख रही है, आप देख सकते हो। तो ओल्ड एज, और कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं बूढ़ा बनना चाहता हूँ, बूढ़ा बनना चाहूँ, बूढ़ा बन के बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, बॉडी अलग हमारी काम नहीं, साथ नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करती है बॉडी। ये कितना बॉडी बिल्डर था और अभी देखो जब वो बूढ़ा होते गया तो उसकी हालत कैसी हो गई। वी वॉन्ट टू रिमेन यंग फॉर एवर, हमेशा हम यंग रहना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मुझे बूढ़ा रहना है, बट वेरी सून वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड एंड आवर बॉडीज बिकम वीक एंड फ्रेल। हमारी बॉडी एकदम निचोड़ जाती है, एकदम सूख जाती है, और हमारे मतलब ताकत नहीं रहती हमारे पास में। नो वन वॉन्ट्स टू गेट ओल्ड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्लरिशिंग ड्यू टू फियर ऑफ ओल्ड एज। आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक। इतना ज्यादा बिकता है, क्यों बिकता है? क्योंकि हमको ओल्ड नहीं दिखना है, हमको बेवकूफ बनना है, हमको बेवकूफ बनाना है, हमको अपनी झुर्रियां नहीं दिखाना है, तो उसके लिए अलग क्रीम। हमको डाई नहीं करना है, डाई कंपनी कितना कमा रही है आज कि सफेद बाल दिख रहे हैं तो उसको काला करो। अलग 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 हमारे बॉडी को छुपाने के लिए, बुढ़ापे को छुपाने के लिए कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डेवलप मतलब फ्लरिश होते जा रही है। तो ये भी एक वीडियो है। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. ये चीज आपने समझा होगा कि टाइम जैसे जैसे पास होते जाएगा आप बूढ़े होते जाएंगे। ऐसा नहीं है आप बूढ़े नहीं होंगे, चाहे कितना भी कॉस्मेटिक यूज कर लो, जितना पैसा खर्च करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ये ट्रू है, और कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता और कोई इससे बचेगा नहीं। हर एक जीव को बूढ़ा होना है जब तक ये मटेरियल वर्ल्ड में ये शरीर धारण किया हुआ है।
डिसीज, अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा मुझे तकलीफ नहीं हुई आज तक। कि आप खुद सोच लो कि आपको ऐसा है क्या कि आपको कोई प्रॉब्लम्स, कोई बीमारी नहीं होगी, छोटी से छोटी बीमारी, मतलब सर्दी खांसी बुखार, इस ये प्रॉब्लम्स हुई होंगी, या किसी को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉब्लम से बीमारी से बचा हुआ है। हर किसी को बीमारी हुई है, हर कोई हॉस्पिटलाइज या हॉस्पिटल दवा खाया हुआ है, हर किसी ने किया हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, भले ही कुछ ना कुछ दवा लिया है उसने, क्योंकि उसको बीमारी हुई है और होगी ही। ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, ऐसा कोई नहीं है। वी वांट ऑलवेज टू रिमेन हेल्थी, बट मच अगेंस्ट आवर विश वी एनकाउंटर वेरियस डिसीजेस। किसी को बड़ी प्रॉब्लम होगी, किसी को छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, बट प्रॉब्लम्स तो होना ही है, बीमारी तो होना ही है। और डेथ, डेथ ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सका, हर कोई डेथ को मिलना ही है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब डेथ का समय आता है तब अलग अलग बीमारी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इवन वहां पर किया जाता है जब अंत समय आता है, जब हम शरीर छोड़ते हैं और जब यहाँ से जब आत्मा बाहर निकलती है, तब ऐसा हमको दर्द होता है कि 4 मिलियन, मतलब कई मिलियंस हमको स्कॉर्पियन ऐसे काट रहे, 4 लाख स्कॉर्पियन हमको काट रहे, उतना दर्द हमको महसूस होता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसे मौत आए, पर मौत सबको आती ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मौत से बच सकता है। In that disease condition, the dying person eyes bulge due to the pressure of air from within and his glands become congested with mucus. Actually जब यहाँ से जब सोल जब हृदय से निकलता है ना, तो ये जो चोकअप हो जाता है, पूरा गला चोकअप हो जाता है, पूरा मुंह चोकअप हो जाता है। तो कई लोग का मुंह से निकलती, कई लोग के नाक से, आंख से, या कहीं से बाहर से, या किसी के नीचे होल से भी निकलती है। वो भी एक अलग है क्लास, उसके बारे में हम समझेंगे डेथ कैसी होती है, क्या होता है डेथ होती है तब। तो डेथ होती है, सबको होना ही है, लेकिन कोई उससे बच नहीं सकता। सो अपार्ट फ्रॉम, सो लेकिन कोई बोल सकता है कि अभी अभी कोई बोल सकता है कि ठीक है ना, जन्म तो हो गया, जो जन्म, जब बर्थ, आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, बर्थ तो हो गया ना, बर्थ वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया, मतलब मैं निकल गया। दूसरा, अभी मैं अगर फिट रहूंगा तो मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, छोटी मोटी के लिए तो मैं दवा ले ही लेता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, डिसीज नहीं होगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा अभी थोड़ा ना होने वाला है, अभी तो मेरा एंजॉय करने का समय है, 30-35 साल तो मैं एंजॉय करूंगा, उसके बाद में बुढ़ापा होऊंगा ना, एकदम से तो बुढ़ापा नहीं होने वाला है, तो अभी तो एंजॉय करने का। और मृत्यु, मृत्यु आने को मुझे बहुत टाइम है, अभी मैं हेल्थी रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, तो मुझे मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आएगी। बट इसके साथ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जो हमको कंटिन्यूस फेस करना पड़ता है, जिसे हम 3 फोल्ड मिजरीज कहते हैं। आप खुद ही बताएंगे वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसी तीन तीन प्रॉब्लम्स होती है, 4 प्रॉब्लम्स को छोड़ के। सो आप में से कोई बताइए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो माइंड के द्वारा आपको प्राप्त होती है, माइंड के द्वारा आपको मिलती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है माइंड आपको प्रॉब्लम देता है? कोई बोल पाएगा? ड्यू टू माइंड, तो देखिए माइंड के कारण कैसी प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन होना, डिस्ट्रेस होना, या फिर एंजाइटी होना, ये सब माइंड से होने वाली प्रॉब्लम है। उसके साथ में अदर लिविंग एंटिटीज की प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कई अदर लिविंग एंटिटीज है जो हमको प्रॉब्लम्स देते हैं, जैसे आतंकवाद, आतंकवादी हमको प्रॉब्लम्स देते हैं, टेररिस्ट हमको प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर इसके अदर लिविंग एंटिटीज, मतलब मच्छर भी जो है वो भी हमको प्रॉब्लम देते हैं, कीड़े मकोड़े काटना, मच्छर काटना, ये भी अदर लिविंग एंटिटीज की प्रॉब्लम है। या फ्रेंड्स हमको झगड़े करना, फ्रेंड्स देना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना, ये भी अदर लिविंग एंटिटीज से प्रॉब्लम्स आना, ये भी एक प्रॉब्लम्स में आता है। उसके बाद में नेचुरल डिसीजेस, मतलब जो भौतिक प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सुनामी आना, फिर सूखा पड़ना, अर्थ भूकंप आना, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये 3 प्रकार की मिजरीज होती है, ये जो हमें हमेशा कंटिन्यूसली कभी ना कभी होते रहती है। ये 4 प्रॉब्लम्स के साथ में 3 अलग प्रॉब्लम्स है, जिसे हम 3 कलेशास कहते हैं। मिजरीज मतलब कलेशस। तो कौन से? आध्यात्मिक का कलेश, मतलब खुद के माइंड के द्वारा जो प्रॉब्लम्स आती है उसे आध्यात्मिका कलेश कहते हैं। उसके बाद में आदि भौतिका कलेश, जो बाहर के लोगों के द्वारा प्रॉब्लम्स मिलती है उसे आदि भौतिका कलेश कहते हैं। तीसरी आदि दैविका कलेश, जो मिजरीज हमको देवताओं के द्वारा, मतलब सुनामी आना, बाहर भूकंप आना, ये सब चीज जो है यह कलेश होता है, आदि देविका कलेश कहते हैं जिसे। तो ये 3 अलग प्रॉब्लम्स है। आध्यात्मिका कलेश आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब
टेंशन होना, हटेक आना, सुसाइड करना। अभी सुसाइड रेट काफी बढ़ गया, 3 से 4 गुना बढ़ गया है 20-25 सालों में। डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, ये मेंटल प्रॉब्लम, ये सब कुछ प्रॉब्लम हमारे माइंड से आती है, जिसे आध्यात्मिका कलेश कहते हैं। उसके बाद में आदि भौतिका कलेश मतलब आतंकवादी, बाहर के लोगों से, और सांप काटना, मच्छर काटना, लड़ाई होना, कीड़े मकोड़े ने काटना, पॉकेट मार करना, ये सब आदि भौतिका कलेश है, मतलब अदर लिविंग एंटिटीज के द्वारा हमको प्रॉब्लम्स होना। उसके बाद में आदि दैविका कलेश। आदि दैविका कलेश मतलब सुनामी, बाढ़, ये सब कुछ देख सकते हैं हम। छोटा सा एक वीडियो और एक है, हम इसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आदि देवी का कलेश रहता है, अलग अलग प्रकार से सुनामी, बाढ़, भूकंप, जल, आग लगना, ये सब चीजें होना, तो ये आदि देवी का कलेश है। तो 4 ऐसी प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। ये 4 प्रॉब्लम के साथ में ये 3 मिजरीज है जो हमको कंटिन्यूसली फेस करना पड़ता है। आध्यात्मिका कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि देवी का कलेश। तो ये 3, इस प्रकार से जो 7 प्रॉब्लम्स है, ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है हमारे। हमारे लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स है वो ये 7 चीजें है, 7 प्रॉब्लम्स हमारे रियल एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। नाउ इनका सॉल्यूशन क्या निकाला साइंस ने कैसे सॉल्यूशन निकाला, वो चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। यस, इसमें कोई दौमत नहीं है कि साइंस काफी एडवांस हो चुका है, बहुत ज्यादा एडवांस है साइंस, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। परंतु ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या पूरी तरीके से सॉल्यूशन निकल पा रहा है? जैसे हमको अगर कुछ तकलीफ होती है, जैसे कहीं दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? पेन किलर खा लेते। अगर सर में दर्द है, पेन किलर खा लेते, हाथों में दर्द है, पेन किलर खा लेते, पेट में दर्द है, पेन किलर खा लेते। तो इन पेन किलर से हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को कुछ समय के लिए डिक्रीज करते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए क्योर नहीं होती है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो, और अगर हम उस प्रॉब्लम्स को क्योर कर भी ले, तो कुछ समय के बाद में एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, नई प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, दूसरी प्रॉब्लम्स का आ जाती है। मतलब हम प्रॉब्लम्स जो हो रही है उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, पर प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है, बीमारी तो आ ही रही है, बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी करंट में जो मुझे तकलीफ है उसको मैं खत्म कर लूंगा। अभी मुझे कम गर्मी लग रही है तो फैन लगाऊंगा, ज्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर लगाऊंगा, और ज्यादा गर्मी लग रही है तो एसी लगाऊंगा, लेकिन मेरी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। गर्मी थोड़े थोड़े चेंज होते जा रही है। हमने उससे राहत पाए, फिर से दूसरी बड़ी गर्मी आ रही है, फिर उससे राहत पाए, फिर बड़ी गर्मी आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ सरपास कर रहे, मतलब कुछ समय के लिए उसको खत्म कर रहे हैं, कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर से वो आना ही है। अब ये देखिए, मोहम्मद जो मैं अपने आप को कहता था आई एम ग्रेटेस्ट, मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूं, सबसे महान हूं मैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये कहता था, ये सबसे ज्यादा ताकतवर था। अंत में इसके साथ ऐसा हुआ कि इसको ऐसी बीमारी हो गई कि अपने हाथ से एक चाय की कप नहीं उठा सकता था।
इसको पार्किंसॉन करके कोई तो बीमारी हुई, इससे उसकी डेथ हुई। वो चाय का कप नहीं उठा पाता था, उसको ऐसी बीमारी हुई थी। सो सच ग्रेट पर्सनालिटी को भी ऐसी प्रॉब्लम को सफर करना पड़ता है। हमें दर्द देता है तो पेन किलर खा लेते हैं, सुनामी, डेथ, ये सब चीजें। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट हेल्प अस पुट फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग। क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट हमारी पूरी सफरिंग को एंड कर पा रहा है? अभी हमारा इतना बड़ा कोरोना होके गया, तो क्या उसने खत्म कर दिया? नहीं, वो अभी भी है, अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही रही है, अभी दूसरा कुछ आ जाएगा, उससे पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो पूरी तरीके से सफरिंग को फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा है, बीमारी को फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा है साइंस। मार्टिन लूथर था किंग, वो कहता है कि इंसान ने पक्षियों के जैसे उड़ने वाले विमान बना लिए और समुद्र में चलने वाले जीव के जैसे अंडर वाटर सबमराइन बना लिए, परंतु वह इंसानों जैसे जमीन पर नहीं चल सकते, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन करके रखा है हमने। वो साइंटिफिक एडवांसमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रखा है कि हम लोग रोड पर ढंग से नहीं चल सकते। आप रोड पर चलो तो आपको पूरा अपने आप को कवर करके चलना पड़ेगा। तो ये हमने सफरिंग को बढ़ावा दिया है, सफरिंग खत्म किया है, सफरिंग को बढ़ावा दिया है, ये हमें सोचना पड़ेगा। साइंस ने हमको कितना ज्यादा सफरिंग हमारा क्योर किया है। ये देखिए, ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये काला काला कोई डिजाइन नहीं, ये 6 मिलियन के ऊपर टायर्स है, जो वेस्ट टायर है उसका एक पहाड़ बन चुका है। इतने ज्यादा टायर्स है। हम देखिए प्लास्टिक हम कैसे अपने डाइट में ले रहे, प्लास्टिक से कैसे हमको नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक कभी जाता नहीं, वो हमेशा रहता है। उसे छोटा छोटा हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के वो हमारे खाने में आता है, हमारे पानी में आ जाता है। कभी प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें आता है प्लास्टिक। हर समय हम कंज्यूम कर रहे हैं, अभी भी हम प्लास्टिक ले रहे हैं। 10,000 माइक्रो कुछ तो प्लास्टिक खाते हैं। 5 ग्राम तो इससे मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड से, हैंगर से मिलता है 21 ग्राम। हर किसी के शरीर के अंदर ये प्लास्टिक बैठा हुआ है। तो हम देखिए साइंस के एडवांसमेंट के कारण हम लोग प्लास्टिक खा रहे हैं। तो साइंस ने कई इन्वेंट किया है, कई किए, पर उससे क्या तबाही हुई है, सिर्फ डिस्ट्रॉय हुए, बॉडी खत्म हुई है, कोई कोई क्रिएशन नहीं हुआ है। कोई साइंस के तरक्की के कारण सिर्फ बीमारियां ही हो रही है। एडवांसमेंट का क्या पता नहीं, पर बीमारी हो रही है। एक्चुअली टेम्पररी सॉल्यूशन है जो साइंस देता है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन देता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आपके सफेद बाल हो गए, साइंस सॉल्यूशन देगा आपको, हेयर डाई कर दो। आपकी झुर्रियां निकल रही, फेस लिफ्ट कर लो। आपको दर्द दे रहा है, बैक पेन, स्टोमक पेन, ये पेन, वो पेन, यूज पेन किलर, पेन किलर खाओ और रिलीफ हो जाओ। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन ले लो। अभी देखिए आपने कितना ऑक्सीजन का हुआ था, तो नकली ऑक्सीजन लगाया जाता है, हमको दिया जाता है। ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कई बार तो वेंटिलेटर पर कई लोग मर जाते हैं, फिर भी डॉक्टर वेंटिलेटर से उसको जबरदस्ती की सांस जा रही है, वो जिंदा है करके बना के रखता है। तो साइंस सिर्फ हमें टेम्पररी सॉल्यूशन देगा, परमानेंट सॉल्यूशन हमको नहीं देता है। सो हम ये जैसे जैसे देखिए, ये लड़की देख रही है कि कितना हैंडसम गाय है, घोड़े पर विराजमान है, शायद ये मेरा हमसफर साथी बनेगा, इस प्रकार से ये सोच रही है। और जब वो बाद में एक्सपोज होता है तो पता चलता है अरे ये तो बूढ़ा मैन है। तो वही हालत है आज रियलिटी की, कि हमको दिखता शेर है लेकिन हम होते बिल्ली है, बिल्ली रहते हैं। तो इस प्रकार की रियलिटी। और तो जो साइंस है वो सिर्फ पैचअप सॉल्यूशन दे रहा है, वो कुछ समय के लिए राहत दे रहा है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहा है। तो साइंस हमारा बुढ़ापा नहीं रोक सकता, साइंस कभी बीमार होने से नहीं रोक सकता, साइंस मरने से नहीं रोक सकता, यह सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन दे सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। यस, हमको लग्जरी लाइफ देगा, लेकिन उसके कारण तो कई एंजाइटी और डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है। ये हमने लास्ट सेशंस में देखा था। देखिए साइंस क्या कर रहा है कि एक मछली को बाहर निकाला, समुद्र से बाहर निकाल के उस मछली को दे रहा है कि ये तुम अच्छा अच्छा खाना खाओ, तुम गाने सुनो, पैसे ले लो,
कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, ये उसको सॉल्यूशन दे रहा है, परंतु उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? उसका ये सॉल्यूशन से उसको खुशी नहीं मिलेगी, वो खा भी लेंगी तो भी वो खुश नहीं रहेंगी। वो अगर जब तक पानी में नहीं जाएंगी तब तक उसको खुशी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से हम जो एक्चुअल में है, हम सिर्फ ये शरीर का सोच रहे कि शरीर को खाना देना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है, शरीर को फिट करना है, लेकिन अंदर बैठा हुआ सोल का क्या, आत्मा का क्या, आत्मा को क्या दिया जाए जो परफेक्ट खुशी प्राप्त कर सके। तो उसको जब तक हम स्पिरिट है, क्योंकि वो स्पिरिट है, तो उसको जब तक स्पिरिचुअल थिंग्स नहीं देंगे तब तक वो खुशी हासिल नहीं कर सकेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि साइंस सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन देता है, तो वैदिक जो देता है वो परफेक्ट सॉल्यूशन देता है। वो देखेंगे, देखिए एक स्टोरी हम लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है। एक समय होता है कि जब एक जंगल में एक व्यक्ति रहता है, जंगल में एक जंगल रहता है, उसमें गलती से कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब गलती से उस जंगल में जो भी आता है उसको 1 साल के लिए राजा बना दिया जाता है। 1 साल के लिए उसको 1 साल के लिए उसको राजा बना दिया जाता है, जब तक जैसे वो जंगल में आता है। तो एक व्यक्ति भी उस जंगल में गलती से आ जाता है, घना जंगल रहता है, आदिवासी मतलब अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वो उसको पकड़ते हैं और उसको लगता है कि अब मैं यहाँ फंस गया और अब ये मेरे को मार के खा जाएंगे या मार के फेंक देंगे। तो वो डरा हुआ रहता है, लेकिन वो देखता है कि उसको राजा के सिंहासन पर बिठाया जाता है और उसको बहुत सारा खिलाया जाता है, ये किया जाता है। तो पूछता है कि ये क्या हो रहा है? तो वो कहता है कि जो भी इस जगह पर नया व्यक्ति आता है, हम उसको 1 साल के लिए राजा बना दिया जाता है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह मुझे राजा बनने का मौका मिल गया है, मैं यहाँ राज करूंगा। तो वो क्या करता है, बहुत एंजॉय करने लगता है। लेकिन थोड़े देर में वो सोचता है कि आपने बोला कि 1 साल के लिए उसको राजा बना दिया जाता है, तो 2 क्वेश्चन करता है कि 1 साल के बाद क्या होता है, और जो मेरे से पहले राजा थे वो कहाँ गए? तो बोले ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। 1 साल के बाद में हम उसको एक घने से आगे, हमारा एक ऐसा जंगल है जहां कोई नहीं जाता, जहां सिर्फ जानवर लोग रहते हैं, जहां पर खूंखार जानवर और सब डेंजर चीजें, जहां कुछ भी खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वहां पर ले जाके हम उसको फेंक देते हैं। वो वहां पर तड़पते रहता है। 1 साल तक जितना एंजॉय करना तो एंजॉय करो, और उसके बाद में जाके वहां जाके मर जाओ। तो फिर वो घबराना चालू होता है। तो कहता है कि अच्छा मतलब ऐसा होता है। तो वो क्या करता है, वो डेली क्या करता है, डेली कुछ लोग को वही घने जंगल में भेजता है। वो राजा था, वो कुछ भी करा सकता था, वो वहां से लोगों को ले जाता है और वहां पर भेजता है, और भेज कर वहां पर जितनी भी जरूरत की चीजें पहले वहां पर बनवाता है, या फिर वहां पर डाल के देता है, ले जाके देता है, और वहां जितना भी खूंखार चीज है उसको सेव करता है, रहने लायक बनाता है। तो 1 साल वो एंजॉय नहीं करता, वो पूरे 1 साल पूरा तरीके से वो तकलीफ मतलब स्ट्रगल करता है, मेरे फ्यूचर की तैयारी करता है कि फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए। 1 साल के बाद में उसको उठा के जब वहां फेंकते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ रहता है। तो यह एक बुद्धिमान राजा की निशानी है कि किस प्रकार से उसको काम करना है। अभी हमारे पास में शरीर अच्छा है, हम कुछ स्ट्रांग है, परफेक्ट है, तो हमको अभी क्या करना है सोचना है। वरना कई लोग क्या करेंगे, खाओ पियो मजे करो, अभी तो शरीर मिलना है बस मजे करो, लेकिन नेक्स्ट क्या होने वाला है वो चीज को भी सोचना अति आवश्यक है। हम अभी क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सो क्या हमने सीखा ये डिसॉल्टेड आइलैंड से, कि जो वाइज मैन होता है, मतलब जो बुद्धिमान, जो परफेक्ट मैन होता है, वो क्या करेगा, वो विश्वास रखेगा। अभी मेरे को ये शरीर मिला है, मुझे विश्वास रखना है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उसके ऊपर मुझे विश्वास रखेगा। जो पुलिस मैन रहता है वो बोलेगा मुझे कोई लेना देना नहीं भगवान से, भगवान हो या नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने मजे करूंगा, लाइफ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वर्क। ओके मैं अभी यहाँ पर हूं तो वेदास को मैं पढ़ूंगा और वेद में क्या लिखा है मैं उसको फॉलो करूंगा। ये क्या करेगा, खाओ पियो मजे करो, वो ये सोचेंगे जो फुलिश मैन है। रिमेंबर द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में हर चीज कुछ समय के लिए प्राप्त होती है और फिर चले जाती है, कुछ समय सुख देंगी और फिर चले जाएंगी, ये चीज समझेगा। लेकिन फुलिश पर्सन इस टेम्पररी चीज को समझता ही नहीं और उसी को एंजॉय में लग जाता है, उसी में एंजॉय करने की कोशिश करता है। फॉलोज ए रेगुलेटेड लाइफ ऑफ प्रिंसिपल टू अल्टीमेट अटेन गॉड, और एनवियस टू, और जो फुलिश रहता है वो एनवियस ऑफ अदर्स लाइव्स एंड अनरेगुलेटेड लाइफ एंड गोज टू हेल। तो
जो पर्सन भगवान पे विश्वास रखता है और भगवान के दिए अनुसार लाइफ को जीता है, उसकी लाइफ जो नेक्स्ट लाइफ रहती है, नेक्स्ट समय जो उसका रहता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन जो फुलिश व्यक्ति भगवान से जलन करता है या भगवान पे विश्वास नहीं रखता है, वह दूसरों से जलन करना, भगवान से जलन करना, एनवियस पर्सन जो रहता है वो हेल में जाता है। तो ये जो जर्नी है वो ट्रेन के समान है। मैं हमेशा कहता हूं कि सपोज करिए आप ट्रेन में चढ़ते हैं, तो ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आपको कई अनेक अनेक लोग मिलेंगे, तो उसमें से कुछ लोग होंगे जिसको कुछ समय बाद में उतरना होगा। तो वैसे ही हम जब इस लाइफ में आते हैं, यहाँ पर एंटर हमारा जन्म होता है, तो हर कोई ये पैसेंजर के समान है और सबका समय अलग अलग है उतरने का। कोई कोई कल चले जाएगा इस जीवन को छोड़ के, कोई आगे जाके छोड़ने वाला है, पर जाना सबको ही है। और जब अब तक हम इस ट्रेन में बैठे रहते हैं, हम सबके साथ में अच्छा एक संबंध बनाते, एक रिलेशनशिप डेवलप करते, खाने पीने की चीजें शेयर करते, बातें शेयर करते। वही चीज हम लाइफ में भी कर रहे हैं। अभी लाइफ में एक दूसरे के साथ में हर चीज शेयर कर रहे हैं, लेकिन कब कौन जाने वाला है, जिसका जब स्टेशन आएगा वो स्टेशन छोड़ के चले जाएगा, स्टेशन में उतर के चले जाएगा, वो ट्रेन में जर्नी छोड़ के चले जाएगा। तो वही हमारे साथ भी होता है। हम अभी तो लेकिन हमको किस तरीके से उतरना है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज समझना अति आवश्यक होता है। तो भगवान यहाँ पर महाभारत का ये पर्व है, इसमें कहते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ लिविंग एंटिटीज मीट डेथ एट एवरी मोमेंट, बट अ फुलिश लिविंग बीइंग nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. देखिए हम हर कोई देख रहा है, बचपन से हम देख रहे हैं कि सब लोग मरते हैं। मेरे दादाजी नहीं है, उनके 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 दादाजी नहीं, उनके दादाजी नहीं, हर कोई चले गया है। कभी ना कभी मैं भी चले जाऊंगा, मुझे भी जाना है। तो हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर काम नहीं कर रहे। हम लोग फिर भी सोच रहे हैं कि मैं तो जीवित रहूंगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको भी उसकी तैयारी करना पड़ेगा। हम हर चीज की तैयारी करते हैं। हम यहाँ से अगर कहीं छोटी सी जगह भी जाएंगे तो प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे अब कल नागपुर जाना है या कल रायपुर जाना है, मुझे कहीं पर जाना है, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा प्रॉपरली। दिल्ली मुंबई कहीं भी जाना है तो मैं प्रॉपरली तैयारी करूंगा। तो अगर मृत्यु आने वाली तो मैं उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ? मृत्यु की भी मुझे तैयारी करना चाहिए। जो बेवकूफ लोग रहते हैं वो नहीं करते, ऐसा महाभारत में बोला जा रहा है। तो फुलिश पर्सन रहता है, वो सिर्फ छोटी छोटी खुशियों के लिए भागता है, सिंफुल एक्टिविटीज करता है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। उसकी लाइफ आगे फ्यूचर उसका खतरनाक होता है, और यहाँ की जितनी भी चीजों को वो अंधे मतलब अंधविश्वास रख के काम करता है कि ये सब चीज से मुझे एंजॉयमेंट करना है, और गॉड के लॉ को तोड़ता है। जैसे आप देखिए ये बुच्चर शॉप में अभी एक एक बकरी जा रही है, कट रही है। देखिए वहां इतनी सारी ग्रुप में बकरी है, उनको पता है, उनको उसके सामने उनका साथीदार को लेके गया और काटा गया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ घास खाने में एंजॉय कर रही है। मान के देखिए उसके जगह इंसानों को लाइन में लगा दिया गया और उसके सामने एक इंसान को काटा गया, तो क्या वो इंसान वही एंजॉय करेगा? वो दर्द के मारे कुछ नहीं खाएगा, वो दर्द में रोते रहेगा। उसी प्रकार से हमको समझना पड़ेगा कि इतने सारे लोग को तकलीफ हो रही है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इतने लोगों ने पैसा कमा के इतना रीच हो गए, इतना सब कुछ पढ़ाई करके भी इतने रीच हो गए, हर चीज हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो एक्चुअल खुशी कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? ये चीज को हमको समझना पड़ेगा। ये एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन रहेगा। द गॉड इज सीइंग his friend being killed and he will be the next, but he is happy with short lived pleasure. छोटे से प्लेजर के लिए खुश रह रहे। सो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो आपको सिर्फ लिमिटेड टेम्पररी सॉल्यूशन देता है। नाउ विल सी कि परमानेंट सॉल्यूशन वैदिक विजडम कैसे देता है। Why am I suffering? हमेशा सबसे पहले तो हमको यही क्वेश्चन करेगा। वैदिक हमको इसका आंसर देता है कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए आप एक घर में रह रहे हो, और एक घर में रहने के बाद में एक बच्चा बोलता है अपने पिता से कि पिताजी अब मैं बहुत आपके साथ में रहा, अब मुझे आप मेरा हक दे दो, मैं घर से बाहर चले जाऊंगा। पिताजी कहते हैं कि मत जा बेटा, घर में रह, साथ में रहेगा तो ज्यादा खुशी मिलेगी। नहीं, मेरे को अकेले रहना, मेरा हिस्सा दे दो, मुझे जाने दो। सेम थिंग हमने भी करे। हम जब भगवान के साथ में थे, जब भगवान को सरेंडर थे, उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, उनके धाम में थे हम, तो वहां पर हम एंजॉय कर रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन हमने जिज्ञासा जताई कि मुझे दूर जाना है आपसे, मुझे आपको फॉलो नहीं करना है, मुझे अपना जीवन बिताना है। तब हमको फिर सफरिंग आना चालू हुई। वाई एम आई सफरिंग? क्योंकि मैंने रूल्स को ब्रेक किया। वी सफर द थ्री फोल्ड मिजरीज एंड फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बिकॉज वी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड एंड आर एक्टिंग सिनफुल अगेंस्ट गॉड्स लॉ। तो हम लोग पिता को हमने माना नहीं, उनकी बात को, हम लोग उनसे दूर चले गए और उनके लॉज, दिए गए लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। इस कारण से हमको तकलीफ हो रही है। ये हमारी तकलीफ का रीजन है, मेन रीजन।
सो मटेरियल प्रॉब्लम कब सही प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन होगा, जब उसको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मिलेगा, जब हम हमारे लाइफ को टर्न, जो हमने भगवान से जो टर्न अवे कर दिया था फ्रॉम, अभी हमें टुवर्ड्स लॉर्ड करना पड़ेगा। जब हम भगवान के तरफ जाएंगे और भगवान के दिए गए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तब जाके एक्चुअल में हम अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा हम प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, चाहे लाख कोशिश कर लो, हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? हमारे लाइफ का गोल क्या है? हमारे लाइफ का गोल क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए, एक हम छोटी सी एक स्टोरी लेते हैं, एक मूर्ख राजा की, एक स्टोरी है कि कैसे वो एक एक राजा रहता है, उसके पास में एक साधु आता है। साधु उसको समझाता है कि आप राजा तो हो, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन लाइफ का जो एक्चुअल महत्व है उस चीज को समझो। लेकिन वो जो राजा रहता है, वो बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम ये कुछ सिक्के पकड़ो और यहाँ से जाओ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस मैं एक चीज कहता हूँ वो आप करो। क्या आप करो कि आप एक इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढो, आपके राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढो, और उसको एक छड़ी दो, और उसको बोलो कि आप रोज पूरे गांव में गोल देखो, घूमो और वापस आओ, और उसको आप हर महीने सैलरी दो। तो बोलता है ठीक है मैं रख लूंगा, एक व्यक्ति, एक मूर्ख को ढूंढ लूंगा। वो अपने मंत्री को बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख को ढूंढो और उसको मेरे पास लेके आओ। तो उसका मंत्री जाता है बाहर उसको ढूंढने के लिए, एक मूर्ख को ढूंढने के लिए जाता है। तो देखता है कि वहां पर एक मूर्ख एक व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करते रहता है। तो पागल जैसे हरकतें करते रहता है, उसको लेके राजा के पास में आता है। राजा उसको बोलता है कि आप ये छड़ी पकड़ो और पूरे गांव में रोज ढूंढते रहो, घूमते रहो, मैं आपको पैसे दूंगा, सैलरी दूंगा। वो वैसे ही करते रहता है। कई समय बीत जाते हैं, 2-4 साल बीत जाते हैं, वो वैसे ही एक्टिविटीज चलते रहती है, वो रोज सैलरी रहता है। जब इसका अंत समय आता है, जब राजा का अंत समय आता है, तो राजा सबको मिलने के लिए बुलाता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो मैं अब जाने वाला हूं, तो मैं आप सबसे मिलने आता हूँ। तो ये मूर्ख को भी बुलाते हैं, और मूर्ख को कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूं। तो मूर्ख कहता है आप कहाँ जा रहे हो? बोले अब मैं सबसे दूर जा रहा हूं। तो बोले अच्छा, तो आप अपने साथ में सब अपनी रानियां को भी लेके जा रहे हो? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं वहां पर अपने रानी को लेके नहीं जा सकता, मैं खुद ही जा रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा, आप फिर अपने मंत्री, जो खास मंत्री, उनको लेके जाओगे? नहीं नहीं, मैं अपने खास मंत्री को भी नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो बोलता है कि अच्छा, आप अकेले अपने जितने कमाए हुए पैसे हैं उनको लेके जा रहे हो? तो नहीं, मैं उनको भी नहीं ले जा सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं किसी को नहीं ले जा सकता, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। तो फिर वो राजा कहता है उसको कि तुम एक काम करो, तुम अब रिटायर्ड हो जाओ, मैं तुमको पेंशन दूंगा, और ये छड़ी तुम्हारे जैसा कोई महामूर्ख होगा उसको ले जाके तुम दे दो। तो ये जो महामूर्ख है वो छड़ी पकड़ता है और वो राजा को देता है। और राजा गुस्से में हो जाता है, और राजा बोलता है कि ये तुम बेवकूफ है, तुमने मुझे क्यों दिए? तो बोलता है कि तुम मेरे से बड़े महामूर्ख हो, तुम उसी चीज की, उसी उसी कार्य में लगे हुए थे अभी तक के, जो जो चीज तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो वो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं आने वाली है, ना पैसा आने वाला है, ना तुम्हारी पत्नियां आने वाली है, ना तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ में आने वाली है। तुम ऐसी चीज के पीछे ही लगे हुए हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? और वो अपना परिचय देता है कि मैं वो जो साधु आए थे उनका शिष्य हूँ, ऐसा वैसा उनको बताता है। तो फिर वो राजा को समझ आता है कि मैंने क्या गलती करा हूं। तो वो उनसे पूछता है कि अब मेरे से जितनी समय बचा हुआ है, तो मैं एक्चुअली क्या करूं, मुझे बताओ। तो ये हमारी कंडीशन है, हम उस चीज के पीछे भिड़े हुए, उस चीज में मेहनत कर रहे हैं जो हमको सिर्फ आगे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है उस चीज से। यस, हमें अभी उस चीज का थोड़ा सा फायदा होगा, तो उससे उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें सब चीज उसी को सब कुछ मानना है, ये डेट इज बेवकूफ है। क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो इस तरीके से, जो बॉडी है, बॉडी चेंज होते जाएगा, और सोल लेकिन सेम ही रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से शरीर भी हम लोग बदलते रहते हैं। तो हम लोग सोल है, और हम लोग बॉडी शर्ट के समान बदलते रहते हैं। सो डेथ हमको कब आती है, ये चीज को हम समझे।
डेथ हमको कब आती है, व्हाट, कब कब क्या होता है जब हमको मृत्यु आती है तब। सो जब द सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी behind and is taken to another room based on the quality of desired stored in his subtle body at the time of death। कोई बता सकता है इस चीज से समझ के कि मृत्यु के समय हम क्या सोचते हैं? कोई बोल सकता है जितने लोग बचे उनमें से? कि मृत्यु के समय हम क्या सोचते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है जब हम लोग मृत्यु के समय जो सोच रहे हैं। सो एक्चुअल में मृत्यु के समय हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर गाड़ियां जो चेंज कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर चेंज होते रहता है, लेकिन आत्मा सेम रहती है। जैसे यहाँ पर पर्सन चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक द सेम पर्सन मूव्स फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर, उसी प्रकार से हम जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर हमको प्राप्त होता है। हम इंसान वो सेम हम सेम रहते हैं, पर हमारी बॉडी अलग होते रहती है। और स्पिरिट सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज होते रहता है। और क्या बेसिस पर उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है, क्या बोल के, मतलब जैसे कोई ड्राइवर है, कोई अगर ड्राइवर अगर मारुति वैन चला रहा है किसी रईस के घर में, उसके घर में मर्सिडीज भी है, तो नया व्यक्ति तो उसको मर्सिडीज नहीं देगा, लेकिन अगर वो मारुति वैन अच्छे से चलाएगा तो फिर उसको मर्सिडीज वैन मिलेगी। अगर खराब चलाएगा तो उसको फिर बाइक चलाने के लिए बोला जाएगा। उसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हम लोग हमने कर्म क्या किए हैं और मरते समय हम क्या सोच रहे हैं, ये डिसाइड करता है हमारे नेक्स्ट बॉडी को। नेक्स्ट बॉडी हमारी क्या होगी कि हमने क्या किया है। डिजायर इन द माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के समय हम क्या सोच रहे हैं और हमने क्या कर्म करके रखा है इतने समय से। अगर सपोज कोई व्यक्ति मर जा रहा है और जाते जाते वो सोच रहा है, जैसे अभी मैंने एक न्यूज देखा था कि एक मतलब ऐसे एक बिल्डिंग बनी है या बन रही है पता नहीं, जहां पर हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। कई काफी बड़ी बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि वाह मुझे स्विमिंग पूल में रहना है, स्विमिंग पूल में रहना है, पानी में रहना है, पानी में रहना है, और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ वहां से मृत्यु हो जाती है, तो उसने क्या सोचा, मरते समय क्या सोचा कि मुझे पानी में रहना है, पानी में रहना है, और उसने जीवन भर गलत काम किया है, सिर्फ जानवर खाया है, दूसरों को तकलीफ देने का काम किया है। तो उसको नेक्स्ट उसका जो जन्म रहेगा उसको समुद्र में मिलेगा, पानी में मिलेगा, और मछली बनेगा, वो मछली या कुछ कीड़ा बन जाएगा वो, क्योंकि उसकी डिजायर वही थी। तो उसकी डिजायर वही होने के कारण इस तरीके से उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसको नया बॉडी मिलेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा और दूसरा कर्मा, कर्मा कैसे डिसाइड होता है, जो हम करेंगे वही हमको मिलेगा, जो हम बोएंगे वही हमको मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी प्रकार से कर्मा हमको मिलता है, कर्म का एक्शन होता है। ये चीज को बहुत बहुत डिटेल में हम आगे के सेशंस में और भी समझ सकते हैं, कर्मा किस प्रकार से काम करता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कुछ इंस्टेंट रिएक्शन मिलते हैं, कुछ तुरंत हमको तकलीफें होती है, कुछ समय बाद में तकलीफ हमको मिलती है। जैसे एप्पल के बीज बोने के बाद में एप्पल मिलते हैं, या फिर आपको इंस्टेंट, आपको तुरंत उसकी सजा मिलती है। तो दो प्रकार से कर्म का रिएक्शन होता है। तो हमको समझना है हमारा इंटेलिजेंट यूज करके कि हमको सही क्या है और गलत क्या है, उस हिसाब से हमको कर्म करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ गलत एक्टिविटीज में लगे रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ में हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है। अगर ये जो सिंफुल लाइफ है ये गलत डिसीजन है, गलत चीज है। जैसे पहला है मांस खाना, तो हम लोग अगर मांस मटन खाएंगे तो ये हमको प्रॉब्लम्स देगा। दूसरा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करना, इंटॉक्सिकेशन, ये हमको प्रॉब्लम, ये सिंफुल लाइफ है। तीसरा गैम्बलिंग, सट्टेबाजी करना। अभी देखिए पहले एटलीस्ट जो एक्टर्स थी वो खराब थे, वो सब कुछ गलत काम कर रहे थे, गलत प्रोपोगंडा कर रहे थे, तम्बाकू गुटखा खाने का भी एडवर्टाइज करते थे। आज जो स्पोर्ट्समैन है वो भी बच्चों को वो सट्टाबाजी सिखा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सट्टा खेलना सिखा रहा है कि ड्रीम 11, ये 11 वो 11 करके। कई लोग, मुझे ऐसे मुझे पता है, नंबर पता है, मेरे को देखा उन लोगों को 6-6 लाख 40-40 लाख लोगों के डूबे हुए उसके चक्कर में, और फिर बाद में उनको कईयों को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो ऐसे गैम्बलिंग सिखा रहे हैं हमारे आज के जिनको हम स्पोर्ट्समैन, जिनको हम बहुत सर पे चढ़ा के रखे थे, वो ऐसा हमारे को खराब कर रहे हैं, हमारे पूरे संस्कृति को खराब कर रहे हैं। इलिसिट सेक्स, सेक्स बिफोर मैरिज और सेक्स आउटसाइड में, आफ्टर मैरिज, आउटसाइड मैरिज, ये एक इलिसिट सेक्स, ये एक गलत एक्टिविटीज में आता है। तो ऐसी जो 4 प्रॉब्लम्स है, मीट ईटिंग करना, इंटॉक्सिकेशन करना, गैम्बलिंग करना, इलिसिट सेक्स करना, इनसे दूर हमको रहना पड़ेगा।
ये हमारे लाइफ में डिग्रेडेशन का काम करते हैं। सो जो भगवान के लॉस को इग्नोर करता है और सिंफुल एक्टिविटीज में करता है, वो इस शरीर में फंसे रहता है, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ में फंसे रहता है और उसको तकलीफों को सहन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति, देखिए जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, ये नॉनवेज खा रहा है, तो वो फिर आगे चल के शेर बनता है, उसको शेर बनना पड़ता है, कि शेर का काम है ये करना। कोई व्यक्ति जो दिन रात सोते रहता है, तो जिसको सोना बहुत पसंद है, वो फिर पोलार्ड बियर बनता है नेक्स्ट लाइफ में। ये जो एक्टर है, ये कोई फिल्म है या कहीं पर अपने आप का अंग का प्रदर्शन करती है, तो उसको पेड़ बनना पड़ता है, क्योंकि पेड़ हमेशा आजीवन अपना अंग प्रदर्शन करते रहता है, तो उसको पेड़ बनना पड़ेगा कई हजारों साल तक। तो इफ यू ओबे गॉड्स लॉज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी, अगर हम भगवान के दिए हुए लॉज को फॉलो करेंगे इस प्रकार से, अगर हम ऑस्टेरिटी करेंगे, तपस्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाम का जप करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, यज्ञ करेंगे या संकीर्तन कीर्तन करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे प्रॉपर स्क्रिप्चर से, होली स्क्रिप्चर से, और भक्तों का संग लेंगे, जो साधु संत है या महान जो वैष्णव गण है या उनका संग लेंगे, तब जाके हम लोग तब जाके हम भगवान के लॉस, गॉड्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये माना जाएगा भगवान के हिसाब से। देन वी कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। और उसके बाद में जो हम चाहते हैं कि हमको जन्म नहीं होना, जन्म की तकलीफ नहीं होना, मृत्यु की तकलीफ नहीं होना, ओल्ड एज की तकलीफ नहीं होना, बीमारी की तकलीफ नहीं होना, इससे हमको तब जाके छुटकारा होगा। तो हम ये जब 4 चीज पर फोकस करेंगे, तब जाके ये जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, उससे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ABCDE करना पड़ेगा। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, होली बुक्स, भगवत गीता, भागवतम, कुरान, बाइबल, ये सब कुछ होली बुक्स है। चैंटिंग, नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, यह जप, यह हमारा C से चैंटिंग। प्रसाद खाना, वही चीज हमको खाना है जो भगवान को ऑफर हम कर सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं। भगवान कभी चिकनम मटनम खाने की परमिशन नहीं देता है, भगवान फलम पुष्पम फलम तोयम, ये सब कुछ खाने की परमिशन देता है। और एंगेज होना, सेवा में एंगेज होना, कई चीजों में मतलब भगवान की सेवा में एंगेज होना। तो ये जो फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, तब जाके हम वो 4 ऑस्टेरिटी जो हमने ये बताए थे, ये ऑस्टेरिटी को फॉलो कर सकते हैं। सो उसके बाद में हमको जो हमारा एक्चुअल में डेस्टिनेशन है, जो हम छोड़ के आए थे, हमारे एक्चुअल में माता पिता, जो सुप्रीम लॉर्ड है, उसके पास में ऐश्वर्याम की जो जिंदगी थी, वो जो हम छोड़ के आए हैं, वो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। So after attaining me, the great soul who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. तो तब जाके उसको ये परफेक्शन प्राप्त होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने प्रॉब्लम्स देखा कि 4 प्रॉब्लम्स जो रियल प्रॉब्लम्स है और 3-4 मिजरीज है। फिर हमने देखा कि साइंटिफिक सॉल्यूशन हमको सिर्फ टेम्पररी पैचअप देता है, लेकिन फुल सॉल्यूशन नहीं देता है। और उसके बाद फिर हमने वैदिक विजडम देखा किस प्रकार से हमको परमानेंट सॉल्यूशन देगा। जो सोल का ट्रांसमिग्रेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा किस प्रकार से काम करता है वो भी हमने देखा। रिपीटेड डेथ ऑफ बर्थ से कैसे बचेंगे वो देखा, और कौन से लॉज है जो फॉलो नहीं करना है और कौन से लॉज फॉलो करना है, वो चीज को हमने देखा। सो उस जाके हमने समझा कि लास्टिंग सॉल्यूशन, अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो हमको वैदिक विजडम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। सो अगर हालांकि अगर किसी को कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएंगी, अगर जिसको और भी सुनना है तो वो बात कर सकता है पद्माक्षी प्रेमा या वैशाली जी से। थैंक यू वेरी मच। सो एनी क्वेश्चन किसी के होंगे तो पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग एंड करेंगे।